गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म एवं लवण का पार्ट 2। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1, जिसमें हम लोग अम्ल भस्म और लवण क्या है इसके बारे में जाने थे। अम्ल के एसिड के क्या गुण है उसके क्या जाने थे, लवण के भस्म के क्या गुण है और लवण के क्या गुण है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे और किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब हम लोगों ने दोस्तों कल के क्लास में देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे जानेंगे और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएच मान क्या है, पीएच मान कैसे निकाला जाता है, ये सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दिए गए लिंक पर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अभी भी आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन बन रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और हम अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ के हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में ग्रुप लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम पहला क्वेश्चन जानते हैं पीएच मान क्या है। इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही देखेंगे। तो आप लोग क्लास के लिए तैयार हो चुके हैं सभी स्टूडेंट्स। क्लास को अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग क्लास को बीच में छोड़ के कदापि नहीं भागे, क्योंकि अगर आप क्लास को बीच में छोड़ के भागते हैं तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी, क्योंकि सभी क्लास एक दूसरे से लिंक होता है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी शुरुआत में क्लास को ज्वाइन किए हैं वो शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे क्लास को ज्वाइन करें। और आपको किसी भी तरह की कोई सुधार चाहिए हमारे क्लास में तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं कि सर हमको आपकी क्लास में ये चेंजिंग चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स के पास एक ऑफ़र है कि वो हमें बता सकते हैं कि अगर आप लोगों को मेरे में कुछ चेंजिंग चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं पीएच मान, जो हमारा 11th क्वेश्चन है। और कल हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देखा था। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पीएच क्या है और इसके महत्व को बताएं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, पीएच क्या है और इसके महत्व को बताएं। तो अगर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ दिया, और हालांकि ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि पीएच क्या है, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे। तो पीएच दोस्तों किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सामर्थ्य या शक्ति को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसको दोस्तों पीएच कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों के सामर्थ्य या शक्ति को। जो हाइड्रोजन आयन के सामर्थ्य या शक्ति होते हैं उसे पीएच कहते हैं। तो पीएच का जो प्रतीक होता है, प्रतीक में जो ये पीएच है, इसमें जो पी है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पावर जो सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है, और एच जो ये हमारा एच है उसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन H+ होता है। तो आप लोग यहाँ समझे कि किसी विलयन में अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा कि पीएच क्या है तो हम आंसर देंगे उसका पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सामर्थ्य या शक्ति को उस विलयन का पीएच कहते हैं। उसके दोस्तों पीएच प्रतीक में पी का अर्थ होता है पावर, जिसको हम लोग बोलेंगे सामर्थ्य या शक्ति, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन जिसको H+ होता है। उसके दोस्तों किसी विलयन में अम्लता या क्षारीयता का पीएच से पता चलता है। अगर वह पीएच से हम लोगों को पता चलता है कि वह चीज़ एसिड है या क्षारीय बेस है, ये सब हमें पीएच से पता चलता है। आप समझते हैं किसका जो है पीएच मान क्या होता है? तो जो उदासीन पदार्थ होते हैं, जो उदासीन विलयन होते हैं, उसका पीएच एक्यूरेट 7 होता है। क्या होता है? जो उदासीन विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। आप लोग इस पॉइंट को जो भी अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको अपने ब्रेन में घुसा लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है बार बार। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7। उसके दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन जो है उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। उसके दोस्तों क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो हम लोग यहाँ समझे पीएच क्या है और इसके महत्व को बताए। तो हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पीएच समझे हैं, इसके महत्व को अभी तक हम लोग नहीं जाने हैं। तो यहाँ आप लोगों को पीएच अगर पूछा तो आप लोग लिखिएगा किसी हाइड्रोजन आयनों में सामर्थ्य या शक्ति को हम उसको पीएच कहते हैं। उसका तो पीएच का पी का अर्थ होता है पावर और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। उसके बाद जो पदार्थ मतलब दोस्तों जो पदार्थ विलयन अम्लीय क्षारीय विलयन में उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है।
जो अम्लीय होता है, एसिड होता है, उसका 7 से कम होता है, और जो बेस होता है, क्षारीय जिसको बोलते हैं, वह 7 से अधिक होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो पीएच को गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग समझ रहे हैं पीएच को गणितीय रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रीय के व्युत्क्रमों, मतलब उसको अपोजिट के लघु गुणक, जिसको टर्नर को पीएच विलयन कहते हैं। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रों के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो यहाँ आप लोग इस फॉर्मूला से समझिए, पीएच समानुपाती किसका हो गया, log 1/H का, जो हाइड्रोजन आयन है उसका। तो पीएच इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -log H। आप इसको याद रख लेंगे क्योंकि आपको अभी इस पर सवाल बनाने के लिए मिलेगा। तो पीएच इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -log H प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन, -log हाइड्रोजन आयन। तो पीएच किसको बोलते हैं, तो इसको गणितीय सांद्रों के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच का विलयन कहते हैं। तो पीएच समानुपाती log 1 हाइड्रोजन आयन, उसका पीएच इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, -log हाइड्रोजन आयन। अब आप लोगों को यहाँ तक पूरे तरह से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ और रेगुलर आप लोगों का 8 PM में क्लास चल रहा है। तो हमसे दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। किसको दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन दे देगा, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता 10⁻⁻5 मीटर है तो विलयन का पीएच मान बताए। तो 10 सांद्रण कितना है तो 10⁻⁻5 m। तो उस विलयन का हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों का सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे और पीएच निकालने के लिए आप लोग आज सीख ही लेंगे, क्योंकि पीएच निकालने के लिए भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग पीएच निकालने के लिए हमारे इस क्लास में को ज्वाइन करें और पीएच मान आपको हम निकालना सिखाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन दोस्तों कितना है, 10⁻⁻5 m। आप लोग इस प्रकार अपने कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं कभी आप लोगों को, अगर किसी दिन क्लास नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए दे दूंगा क्वेश्चन, और आप लोग हाइड्रोजन आयन निकाल के हमें दिखाएंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन बता के, और दूसरे दिन आप लोगों को ग्रुप में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूँगा। तो आप लोग ग्रुप में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों सूत्र हमारा क्या था, जो इससे थोड़ा पहले हमने देखा था। तो पीएच इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन, जो मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हमारा पीएच इक्वल टू क्या हो गया, -log हाइड्रोजन आयन, जो हमारा सूत्र कहता है। उसका दोस्तों हम हाइड्रोजन आयन की जगह 10⁻⁻5 मीटर को बैठा दिए, तो 10⁻⁻5 दे दिए। उसके दोस्तों -5 को जो है हम लोग इस साइड लेते आए, तो यहाँ हो गया दोस्तों -5 और -5 हो गया। उसके बाद log 10 बचा। तो आप लोग यहाँ समझ लिए। तो -5 और -5 तो ये प्लस हो गया, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, log 10 का वैल्यू log 10 इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, या अभी तक अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि log 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो यहाँ -5 से दोस्तों log को गुना किए, उसका दोस्तों log 10 इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 5। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर 10⁻⁻5 m है, तो वो इसका पीएच मान कितना हो गया, 5। तो ये 5 है, तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा एसिड का आयन है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। पीएच मान से हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाते हैं, और वो अम्ल है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इसका पता हमें पीएच मान से पता चलता है। तो आप लोग इसको समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ लिए पीएच क्या है और इसके महत्व को लिखे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया पीएच क्या है और इसके महत्व को लिखे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे पीएच निकालने के लिए पूछा, तो मैंने पीएच निकालने के लिए भी आप लोगों को सिखा दिया। तो इस ऑप्शन से आप लोग पीएच को निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करके पीएच को निकालिएगा। तो यहाँ आप लोगों को पीएच निकालने के लिए भी अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग पीएच निकाल के दे सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे और इसे बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो वहाँ बुक में आप लोगों को पीएच निकालने के लिए दिया भी गया होगा, तो आप लोग बुक से निकाल कर देख लेंगे और पीएच बना के भेजेंगे। नहीं तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगा जिसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा, आप लोगों को उसका पीएच निकाल के देना है। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन, और अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका 12 नंबर क्वेश्चन, लवण कितने प्रकार के होते हैं, इसके उदाहरण सहित संक्षिप्त विवरण करें।
अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग इसको उल्टा के देख सकते हैं। आपसे वहाँ भी पूछा होगा कि लवण कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का उदाहरण से संक्षिप्त विवरण दे। तो मैं आप लोगों को आज ये क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों लवण आप लोग याद रखें, लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण, जिसको साधारण लवण भी बोलते हैं। दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भस्मीय या क्षारीय लवण। तो लवण कितने प्रकार के हो गए? लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण या साधारण लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा भस्मीय लवण या क्षारीय लवण। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग इसको एक एक विस्तार करके जानते हैं कि सामान्य लवण क्या है, अम्लीय लवण क्या है और भस्मीय या क्षारीय लवण क्या है। ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी तरह की कोई सहायता की अगर ज़रूरत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। और जितने स्टूडेंट्स अभी क्लास को कर रहे हैं वो अपना अटेंडेंस बना दें, क्योंकि मैं आप लोगों को देख लूँगा कि कितने स्टूडेंट्स क्लास को कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगा। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपने अटेंडेंस बना दें और अपना नाम को मात्र एक बार अटेंडेंस में बनाएं, तो ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग रिपीट अपने नाम को नहीं करेंगे। तो हम लोग एक एक करके पहले जानते हैं साधारण लवण या सामान्य लवण या साधारण लवण क्या है। तो सामान्य लवण या साधारण लवण वे लवण जो अम्ल या भस्म के पूर्ण उदासीकरण द्वारा बनते हैं। दोस्तों सामान्य लवण किसे कहते हैं? वे लवण जो अम्ल मतलब एसिड और भस्म बेस के पुण्य उदासीकरण से बनते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। इस लवण के अणु में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में से कोई नहीं होते हैं। ये जो हमारा सामान्य लवण है, इसमें ना ही हाइड्रोजन आयन होता है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इनमें से कोई भी सामान्य लवण में नहीं होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कोई भी अणु हाइड्रोजन लवण में रहते हैं या नहीं रहते, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि इस लवण में अणु में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों में से कोई नहीं होते हैं। तो वे लवण जो अम्ल और भस्म को पूर्ण उदासीकरण द्वारा बनते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है NaCl, KCl, Kl, K2SO4, K2CO3। ये आपका एक एग्जांपल हो गया सामान्य लवण या साधारण लवण का। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सामान्य लवण या साधारण लवण क्या है, तो हम लोग उसका परिभाषा दे सकते हैं कि वे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण द्वारा बनते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। इसमें ना तो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। तो आप लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अम्लीय लवण क्या है, जो लवण के दूसरे प्रकार के होते हैं। पहला हमने सामान्य लवण देख लिया, तो अम्लीय लवण पर हम आ गए। तो सामान्य लवण में दोस्तों क्या हो रहा था? इसमें अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बन रहा था और इसमें ना हाइड्रोजन आयन था ना ही हाइड्रोक्साइड आयन था। मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये माइंड में अट जाए और इसी पर तीनों का परिभाषा भी होगा। तो अम्लीय लवण वे लवण जो भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं। कैसा? भस्म द्वारा एसिड के अम्ल के उदासीकरण आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं, आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। इस लवण में हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं। अम्लीय लवण जो है उसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं। तो अम्लीय लवण हम किसे कह दिए? तो वे लवण जो भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। और इस लवण में दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में खासकर कि किस लवण में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, तो हम उसका देंगे अम्लीय लवण में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। और उदासीकरण में या साधारण सामान्य लवण में ना ही उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं और थर्ड हमारा है भस्मीय लवण या क्षारीय लवण। जो लवण के 3 प्रकार होते हैं उसमें अब थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्ड है हमारा भस्मीय लवण या क्षारीय लवण। तो भस्मीय लवण या क्षारीय लवण हम किसको कहते हैं? तो वे लवण जो अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भस्मीय लवण। तो ये भस्मीय लवण कैसे बने? तो एसिड के आंशिक उदासीकरण से। उसके बाद दोस्तों अम्लीय लवण कैसे बनते हैं? भस्म के आंशिक उदासीकरण से। और सामान्य लवण या साधारण लवण दोनों के पूर्ण उदासीकरण से। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे।
कि सामान्य लवण बनते हैं अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से, अम्लीय लवण बनते हैं भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से, और भस्मीय लवण बनते हैं एसिड के द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से। तो ये तीनों में आप लोगों को कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमारा जो भस्मीय लवण है वह अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनता है। अम्लीय लवण जो है भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनता है। उसके बाद सामान्य लवण जो है वह अम्ल और भस्म दोनों के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य लवण में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ना ही हाइड्रोजन आयन होते हैं और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। अम्लीय लवण में इसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं और भस्मीय जो होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH मौजूद रहते हैं। इसका एग्जांपल हुआ PbOH BaOHCl3 MgOCl CaOHCl। तो ये हमारा भस्मीय लवण हो गया। तो आप लोग फिर से एक बार समझ लें, मैं फिर से समझा देता हूँ। भस्मीय लवण में भस्म लवण जो होता है उसमें अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। अम्लीय लवण भस्म द्वारा अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं। उसके बाद सामान्य लवण, इसमें दोस्तों ना ही हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं ना ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये दोनों के अम्ल और भस्म दोनों के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं। इसमें अगर किसी को समझने में अभी तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं और हम अब जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनके pH मान, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं pH मान, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनके pH मान को। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो हमारे क्लास को रोज़ 8 बजे ज्वाइन करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी और उत्तेजना होती है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल को भी बता सकते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। हमारा क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारे क्लास के लिए एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं आप लोगों को PDF भी देता हूं। तो अगर आप लोग हमारे क्लास को करते हैं और आपका अटेंडेंस हमारे अटेंडेंस से मैच करता है तो फिर मैं आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा। तो हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनके pH मान के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं अब उसको कंसल्ट होकर देखेंगे, क्योंकि वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कंसल्ट हो और इसको देखें। और तो हम बढ़े और अब मैं आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनके pH मान। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हमारा क्लास जो है 8:30 PM तक चलेगा, 8 से 8:30 PM। आधा घंटा का आप लोगों का पर डे क्लास होता है और आधा घंटा में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड हुआ तो मैं कल से 2 क्लास लेके आऊँगा। तो एक तो आपका 40th से तो मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग मैथ की क्लास के लिए भी तैयार हो जाए, अपने प्रिपरेशन कर ले। तो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उनके pH मान। तो पदार्थ के नाम आपका है आमाशय रस या जठर रस या अम्लपित्त। ये तीनों आप लोग याद रख लिए। आमाशय रस होता है या जठर रस या अम्लपित्त। तो ये सब का pH मान 1 होता है। क्या होता है? 1। आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग इसे याद करते जाएंगे। मैं बार बार रिपीट करूँगा और बार बार आपके माइंड में अभी ही मैं याद कराने का प्रयास करूँगा कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। तो आपके सामने पहला है आमाशय रस, जठर रस या अम्लपित्त। इसका pH मान क्या होता है? 1 होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आमाशय रस है या जठर रस है या अम्लपित्त है, इसका pH मान क्या होता है? तो आमाशय रस या जठर रस या अम्लपित्त, इसका pH मान 1 होता है। उसके बाद दोस्तों नींबू का रस, जो हमारा नींबू हमारे मार्केट में मिलता है, इसका रस का pH मान 2.5 होता है। जो नींबू का रस हमारे मार्केट में मिलता है वो 2.5 होता है। तो 7 से जो कम है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, जो 7 है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं, और जो 7 से ज़्यादा है उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। अम्लीय पदार्थ जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारीय पदार्थ जो होते हैं वो स्वाद में तीते होते हैं। और उदासीन पदार्थ क्या होते हैं स्वाद में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए उदासीन पदार्थ क्या होता है। मैं आप लोगों से भी जान जाता हूँ कि उदासीन पदार्थ क्या होता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। उदासीन पदार्थ जो होता है उसके स्वाद प्रायः नमकीन होते हैं। उदासीन जो पदार्थ होता है वो नमकीन होता है। अम्लीय जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारीय जो है स्वाद में तीते होते हैं। तो नींबू का रस हमें दोस्तों खट्टा लगता है, तो इसका पीएच मान 2.5 हो गया। तो आप लोग याद रखें, अम्लीय रस या जठर रस या अम्पित, इसका पीएच मान 1 होता है। नींबू का रस पीएच मान 2.5। सिरका 3, जो सिरका जो दूध पानी में हम लोग यूज करते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। और टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान 4.1 होता है। जो हम लोग टमाटर अपने घर में यूज करते हैं उसका पीएच मान 4.1 होता है। और पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है उसका पीएच मान 4.5 लगता है। अगर आप लोग पसीना को भी टेस्ट किए होंगे तो आप लोग इसको खट्टा आपको लगता होगा पसीना। तो आप लोग समझ में आ गए, अम्लीय रस या जठर रस या अम्पित का पीएच मान 1, नींबू का रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3, टमाटर का रस का पीएच मान 4.1, पसीना 4.5। और भी है कुछ पदार्थ, उसका भी हम लोग जानते हैं जो आप लोगों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक आपके एग्जाम में पूछता है मैं आप लोगों के लिए उतना ही बताऊंगा। तो जो मैं आप लोगों को 13 बताऊँ आप लोग 13 को याद अच्छे से कर लेंगे। पसीना तक हमने देखा। अब हम लोग जाते हैं पदार्थ। तो पहला पदार्थ है, यहाँ पर दोस्तों अम्लों के नाम लिखा गया है। मैं यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे पीएच मान। क्या लिखेंगे? ऊपर में आप लोग लिख लेंगे पीएच मान। जब मैं पीडीएफ दूँ तो आप लोग ऊपर में पीएच मान लिख लेंगे और उधर भी आप लोग पीएच मान लिख लेंगे। तो अम्लीय वर्षा जो होता है इसका पीएच मान 5.6 होता है। जो हमारा अम्ल वर्षा होता है इसका पीएच मान क्या होता है? 5.6, जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है। मूत्र या पेशाब इसका पीएच मान 6 होता है। तो और दूध जो है हमारा दूध जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 6.5 होता है। क्या होता है? 6.5। और ये हमें इसलिए थोड़ा ये हमको हल्का जो आप लोग खट्टा भी लगता होगा कभी कभी, और ये कभी कभी इसका स्वाद भी कम लगता है क्योंकि ये जो है उदासीन के बहुत करीब आ जाते हैं। क्योंकि उदासीन का पीएच मान 7 होता है और दूध का पीएच मान 6.5 है। तो ये अपने अधिक मतलब उदासीन के बहुत करीब आ जाते हैं, इसलिए हमें दूध भी कभी कभी उदासीन लगता है। तो दूध का पीएच मान 6.5। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोग देखे होंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद आंसू जो हमसे निकलता है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। जो हमारे आँख से जो आंसू निकलता है उसका पीएच मान 7.3 होता है। और हमारे जो शरीर में खून है जो आपको तीता, ये सब जो है आंसू भी आपको कभी कभी तीते तरह लगता होगा। तो आंसू का पीएच मान 7.3 है। और पसीना जो है उसका पीएच मान 4.5 है। हमारे शरीर में जो खून है उसका पीएच मान 7.4 है। तो हमारे शरीर का जो खून होते हैं खून का पीएच मान 7.4 होता है। पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 होता है। और उसके बाद चूना जल जो है उसका पीएच मान 11 होता है। तो ये आप लोगों का 13 जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स थे। अम्ल वर्षा जो है एसिड बारिश होता है। तो हम लोग टोटल कितने देखे? हम लोग टोटल 13 को पदार्थ का नाम देखे। उसका यहाँ पर आप लोग पीएच लिख लेंगे। टोटल हम लोग 13 को देखे हैं और 13 आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि 13 में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग 13 का 13 आप लोग अपने पीएच मान को याद कर लेंगे। मैं आप लोगों को इसका स्पेशल स्क्रीनशॉट आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप लोग ग्रुप से भी देख सकते हैं। तो ये जो है पीएच मान सभी के लिए और रहेगा, ये आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। और मैं कभी भी अगर आप लोगों को क्लास में पूछूं तो आप लोग इसका जो है लाइव चैट में अगर मैं क्लास के दौरान किसी से भी पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं कि किसका पीएच मान क्या होता है। ये हम लोग टेस्ट में किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछ सकते हैं। जो हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे उस दौरान जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे किसी भी स्टूडेंट से हम लोग रैंडमली पूछ लेंगे कि आप लोग बताइए कि किसका आंसर क्या होगा, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखें और इसे मजाक में नहीं लेंगे पीएच मान को, क्योंकि पीएच मान अगर आप लोगों को याद रहता है तो आप लोगों का साइंस का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का फिक्स है कि आप लोग ला सकते हैं। मात्र 13 को अगर आपको पीएच मान याद है तो 13 से आप लोग 1 नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो हम लोग पहला देखें पीएच क्या है, पीएच निकाला कैसे जाता है, ये भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद लवण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित भी हम लोग जाने। उसके बाद दोस्तों हम लोग आज की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन को देख के छोड़ेंगे, वो है पीएच के महत्व। क्या देखेंगे हम लोग आज के क्लास में लास्ट?
वो है पीएच के क्या महत्व है। तो हम लोग उसका क्लास आज के क्लास में ये भी जानेंगे। तो पीएच के महत्व, जो हम लोग पीएच जो है, पीएच का यूज क्या है, इसका वैल्यू क्या है पीएच का, हम लोग उसे जानते हैं। तो पीएच का दोस्तों महत्व, तो मिट्टी के उपजाऊ बनाने में दोस्तों पीएच का जो महत्व है वो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। हम लोग जो मिट्टी यूज करते हैं इसको उपजाऊ बनाने में हम लोग पीएच का बहुत बड़ा योगदान है, कि पीएच से ही हम लोग चेक कर पाते हैं कि मिट्टी क्या है और उसमें कितना और मात्रा लगेगा, चाहे वो अम्ल है भस्म है, उसकी कितनी मात्रा और लगेगी, ये हम लोग पीएच से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों मत्स्य पालन में पीएच का पहला यूज हो गया मिट्टी। अगर आपसे पूछा कि पीएच के किन्हीं 2 महत्व को लिखे या 4 महत्व को लिखे या 5 महत्व को लिखे, तो आप लोग 5 को लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 को बताता हूँ। तो मिट्टी के उपजाऊ बनाने में, दूसरा मत्स्य पालन में, मछली पालन में, तीसरा शरीर में बीमारियों का पता लगाने के लिए पीएच मान का ही ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों भोजन के पाचन में, हम लोगों का खाना पचाने में भी हम लोग इस पीएच का यूज करते हैं। जैसे अम्लीय रस, जो आप लोगों को मैंने बताया, अमाशय रस या जठर रस, ये हमारा भोजन पचाता है। तो इसमें भी दोस्तों क्या हो गया, पीएच का ज़रूरत है। उसे दोस्तों किसी विलयन की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने में, दोस्तों उसके बाद किसका जरूरत पड़ गया, किसी विलयन में की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए भी हम लोग पीएच का यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को 5 महत्व बताया पीएच का। पहला मिट्टी के उपजाऊ बनाने में, दूसरा मत्स्य पालन में, तीसरा शरीर के बीमारियों का पता लगाने में, चौथा भोजन के पाचन में, 5वां किसी विलयन की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने में। उसके बाद दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेंगे कि किसी विलयन की उदासीनता, अम्लीयता या क्षारीयता का भी पता हम लोग पीएच मान से करते हैं। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, 7 से कम अम्लीय का होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय का होता है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस था। तो हम लोग पीएच के महत्व को जाने, पीएच क्या है, किस पदार्थ में कितना पीएच पाया जाता है ये भी जाने। उसके बाद दोस्तों लवण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने 3 प्रकार के लवण को देखा। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भस्मीय लवण। तो सामान्य लवण में हो गया अम्ल और भस्म के उदासीकरण से बनते हैं, और इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों सामान्य लवण में नहीं होते हैं। अम्लीय लवण में हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं और इसके उदासीकरण से बनते, ये भस्म और अम्ल के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं। और भस्मीय लवण जो है वह अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण से बनते हैं। इस लवण में दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन OH- होते हैं। तो मैं आज का क्लास आप लोगों को यहीं रखता हूं, और जो क्लास को अभी तक देखे हैं वो अपना अटेंडेंस बना देंगे। मैं देख लूँगा कितने स्टूडेंट्स देखे हैं, तभी उसको PDF दूंगा। और आज का PDF जो है आपको कल के क्लास में मिलेगा। तो आज आप लोगों को PDF नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अपना मैसेज कर देंगे कौन कौन हमारी क्लास को अटेंड किए थे। तो मैं उस सब का नोट कर लूँगा और आप लोग अपना अटेंडेंस जल्दी से बना दें। तो हम लोग कल के क्लास में भी केमिस्ट्री को देखेंगे, और कल के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स, जिसको निर्देशांक या सूचक कहते हैं, इसको जानेंगे। उसके दोस्तों गंधीय सूचक या अल्कोपेक्ट्री सूचक क्या है इसको समझेंगे। लिटमस क्या है इसको भी कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे प्राप्त किए जाते हैं इसके बारे में भी हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग जो है लिटमस ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नमक कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसके भी हम लोग कल की क्लास में ही ये सब हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।